जस्ट कुछ टाइम पहले की न्यूज है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्लियरली वार्न करा है कि भाई अगर आपका इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो हमारा जो प्रोग्राम आपके साथ चल रहा है ना, जिसमें हम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम रोक देंगे या एटलीस्ट रोकेंगे नहीं तो उसको मॉडिफाई कर देंगे, ऐसा मॉडिफाई कर देंगे जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। ऑलरेडी आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत ह्यूमिलिएट कर रहा है। अभी रिसेंटली जो आईएमएफ ने ग्रांट दी थी पाकिस्तान को कुछ बिलियन डॉलर्स की, 1 या 1.5 बिलियन डॉलर्स की थी, उस ग्रांट में उन्होंने 11 और कंडीशन ऐड कर दी। 39 रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान पे चलाता था कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और आज के टाइम पे 11 और बढ़ा दी, तो अब टोटल मिला के 50 हो गई हैं। जैसे कोई स्कूल चल रहा है, स्कूल में 50 रूल्स हैं, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोग्राम है जो आईएमएफ ने चला रखा है, ये क्या सीन है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने रुपए मिलते हैं, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले कुछ और बातें करनी जरूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ऐसा कौन सा स्पेशल कंट्री है जिसको आईएमएफ लोन देती रहती है, जबकि बहुत सारे कंट्रीज है जिनको कभी लोन दिया ही नहीं गया। जैसे जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे पूरे कई दशकों से बेचारा हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है, महंगाई अंधी है, वहां पे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, तो वहां पे आईएमएफ सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर्स देती है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, कोई रियल हेल्प नहीं करती उनकी, कोई बेल आउट का प्रॉपर पैकेज उनके पास नहीं है उनके लिए। वेनेजुला एक कंट्री है, उसको भी कोई बेल आउट पैकेज नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलती, वो भी बेचारा काफी लंबे टाइम से इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा है। वहां के लोग क्या फेस कर रहे हैं उसको आईएमएफ देखती नहीं है, या एटलीस्ट देखती है तो पाकिस्तान जैसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। तो ये सीन क्या है? सीन जो है वो बहुत ही अलग है, स्ट्रेंज है। थोड़ा सा स्ट्रेंज ये है कि जब आप पाकिस्तान को एज अ मिलिट्री पावर देखते हो तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा उनकी न्यूक्लियर पावर पे, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे, क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जिसकी इकोनॉमी जो है ना वो अपने लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रही या उनको गैस तक नहीं दे पा रही जिसपे आग जलती है, और फिर भी उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। एक ऐसी अकेली कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात का फायदा उठाती आई है बहुत लंबे टाइम से। अब फायदा कैसे उठाती है कि पाकिस्तान का साइलेंट ये स्ट्रेटेजी रहती है, चिल्ला चिल्ला के तो कोई नहीं बोलता, साइलेंट ये स्ट्रेटेजी रहती है लोन लेने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, बाहर के कंट्रीज को, आईएमएफ को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, कि भाई देखो हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी, इसमें तो 1 बिलियन डॉलर्स लगते हैं इसकी मेंटेनेंस में, आपने अगर हेल्प नहीं करी तो कोई डिजास्टर हो सकता है, या तो कोई रेडिएशन लीक हो सकती है, कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे ही लोग, जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर मिलिट्री के पास भी पैसे नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी पैसे नहीं होंगे जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर की फैसिलिटीज को ढंग से मैनेज करके रखते हैं, उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। तो जब गरीबी आती है तो इंसान क्या करता है? फिर वो कुछ भी करने पे, कोई भी हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। तो देख लो भाई, हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है या न्यूक्लियर अर्सेनल्स हैं, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये देख लो कोई बेच ना दे, क्योंकि हम रोक नहीं पाएंगे, कोई ब्लैक मार्केट में बेच देगा तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, और ये एक मेजर रीजन बन जाता है दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान को लोन दो, हमें जरूरत है, हम अपने कंट्री को रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और बहुत दिक्कत वाली चीज है। और ये मैं कोई हवा में बातचीत नहीं कर रहा हूं कि भाई मैंने कहीं भी अपने एनालिसिस उठा लिया, बना लिया दिमाग में और हो गया। ये रियल में हो चुका है पास्ट में। AQ खान, ये एक इंसिडेंट था, ये बंदा था नाम का अब्दुल कादिर खान, इसको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोई मतलब नहीं है उस बात का। क्यों? इस बंदे ने ईरान, नॉर्थ कोरिया और यहां तक कि बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज जैसे लीबिया, इनको इसने 1990s के टाइम पे या सन 2000 आने तक इसने न्यूक्लियर के जो सीक्रेट्स थे वो इन कंट्रीज को बेच दिए थे। अब आप इमेजिन करके देखो, लिटरली बेच दिए थे। हालांकि जब पूरी दुनिया के सामने ये सारी चीजें आई तो ये पूरा जो नेटवर्क था उसको बंद कर दिया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे पास प्रूव है कि ऐसा हो चुका है पास्ट में। तो एक तो ये मेजर चीज है जिससे पाकिस्तान स्पेशल बन जाता है और अपना जो है रिक्वेस्ट करने में वो पीछे नहीं हटता कि भाई हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो। एक तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, उन रीजंस को समझना। पहला जो पॉइंट है ना वो न्यूक्लियर पावर से कनेक्टेड है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है ना जो सीधे सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है, और जो कंट्री समुद्र से जुड़ा होता है ना वो वैसे भी या तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है या दुनिया के लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि समुद्र के थ्रू होता है ट्रेड, और जब ट्रेड होता है ना समुद्र के थ्रू तो चीजें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे टाइम में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर होना, वो भी उसके बगल में कौन कौन से कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान, थोड़ा और आगे जाने के बाद में ईरान, जिनका एक लंबा अरसा रह चुका है किसी न किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के कनेक्शंस रह चुके हैं, इंस्टेबिलिटी रह चुकी है एक तरीके से, मान सकते हो। ऊपर चाइना है, तो ये बहुत ही एक डेंजरस इक्वेशन बन जाती है कि भाई अगर यहाँ पे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो सीधे सीधे न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनका लीक होना या शेयर होना
ईजी हो जाएगा। और अगर आप इमेजिन करके देखो कि अगर ब्लैक मार्केट तक किसी तरीके से न्यूक्लियर एसेट्स पहुंच गए, बात यहां पे सिर्फ यूएस या फिर सिर्फ चाइना या बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज की नहीं है, बात यहाँ पे सारे कंट्रीज की है, यूएसए, चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि सबके सब कंट्रीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक रिबेल ग्रुप है, रिबेल या फिर टेररिस्ट ग्रुप है जो उसको धमका रहा है। उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर एसेट्स लग गए तो फिर उन कंट्रीज का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एक तरीके से ग्लोबल इमरजेंसी हो जाएगी, भगवान ही जाने फिर क्या होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जियोपॉलिटिकल पॉइंट ये है कि आईएमएफ में 16% वोटिंग पावर होल्ड करता है यूएसए, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद में जापान आता है जो 9% पे है। 16% अच्छी खासी पावर है। ऊपर से यूएसए के पास में एक वीटो पावर भी है उसमें, अकेले के पास, मतलब अगर वो ना चाहे तो कोई भी बेल आउट पैकेज साइन नहीं हो सकता। और यूएसए ने लॉन्ग टर्म अपने इस इन्फ्लुएंस का फायदा उठाया। जैसे अफगानिस्तान का वॉर हुआ था, अफगानिस्तान में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बगल में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के थ्रू आप चीजें मैनिपुलेट कर सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, और वही चीज पास्ट में करी गई है। तो उसमें आईएमएफ का अच्छा खासा इस्तेमाल होता रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को एक तरीके से टेस्ट सब्जेक्ट मानता है कि अगर किसी की इकॉनमी कोलैप्स होती है, वहां पे टेररिज्म भी है, वहां पे ये भी है, वहां पे वो भी है, तो अगर हम वहां पे पैकेज देंगे तो हम क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कंट्री उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। ये उसकी मेथोडोलॉजी रहती है जो एक तरीके से शो करने की कोशिश होती है कि भाई हमारा ये टेस्ट सब्जेक्ट है, अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि फ्यूचर में अगर किसी कंट्री पे ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे निकालना है बाहर। तो एक तरीके से इसे आप बहाना मान लो या आप इसे रियलिटी मान लो, वो आपकी चॉइस है। चौथा पॉइंट आता है चाइना का। चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 100% कोलैप्स हो जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो उठ के बहुत अच्छा कंट्री बन जाए, बस वो कोलैप्स नहीं चाहता, क्योंकि कोलैप्स हुआ तो फिर चाइना का जितना भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा काफी खराब हो सकता है। पांचवा आता है सऊदी, यूएई और जो गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट है वो। उनका ज्यादा कुछ खास नहीं है। उनका ये सीन है कि भाई अगर आईएमएफ लोन दे रहा है तो फिर हम भी कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे, क्योंकि आईएमएफ का अपना एक स्ट्रक्चर है किसी को भी लोन देने का। अगर वो लोन दे रहा है तो ठीक है, हम भी समझ सकते हैं बात को और हम भी सपोर्ट कर देंगे। वैसे भी यूएसए के साथ अच्छे कनेक्शन है तो बात बनी जाती है। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज मिलता है, और पाकिस्तान एक स्पेशल कंट्री की तरह ट्रीट करा जाता है, जिम्बाब्वे की तरह ट्रीट नहीं करा जाता। अब आता है कि ये आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये है क्या और इसका क्या पूरा सीन है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2019 में जुलाई में, और इसका जो एंडिंग डेट थी ना प्रोग्राम शुरू होने के एंड तक, वो थी 2022। ठीक है, 2022 निकल गया और ये प्रोग्राम बार बार एक्सटेंड होता रहता है। स्टार्टिंग में $6 बिलियन इसको असाइन हुए थे, लेकिन आज की डेट में $7 बिलियन इसको एक्सटेंड कर दिया गया। धीरे धीरे ये जो पैसा है $7 बिलियन ये असाइन होता है पाकिस्तान को, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, और बार बार क्वार्टरली, मतलब साल को 4 हिस्सों में तोड़ो, उस हिसाब से वो एनालिसिस करते रहते हैं कि पाकिस्तान कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, और उसके हिसाब से पैसा रिलीज करते रहते हैं। अब आपको मैं एक स्पेशल चीज बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि ये बेल आउट पैकेज है क्या। स्पेशल चीज ये है कि देखो, आपको पता है कि यूएसए जो है वो बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है आईएमएफ के ऊपर। ठीक है, इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है कि आईएमएफ जो है ना 85% जब तक मेजोरिटी नहीं होती किसी को लोन देने की या बेल आउट पैकेज देने की, तब तक देता नहीं है। सुपर मेजोरिटी बोलते हैं इसको। हर बार यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा अपोज करके चाहे थोड़ा मैनेज करके, 85% मेजोरिटी हासिल करवाई देता है, जिसकी वजह से बेल आउट पैकेज उसको मिलता है। ऐसा यूएसए क्यों करता है, इसका मैं आपको एक ही रीजन बताऊंगा और आप सारा कुछ समझ जाओगे। अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन में लाया गया, और इसमें यूएसए पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी थी, स्पेशली यूएसए की जो सीक्रेट एजेंसीज कि भाई यूएसए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रजीम चेंज पे, इमरान खान को हटाने में, क्योंकि इमरान खान जो है वो यूएसए की बातें नहीं सुन रहा, रशिया के साथ डील करने जा रहा है, रशिया से ऑयल खरीदने की बातें कर रहा है। मई 2023 में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये टाइमलाइन ध्यान रखना आप, मई 2023 में। और उसके एक महीने बाद जून 2023 में आईएमएफ सडनली $3 बिलियन का पाकिस्तान को अप्रूव कर देती है एक पैकेज। और अजीब बात यह है कि इमरान खान कई महीनों से बहुत सारे गल्फ कंट्रीज और आईएमएफ इन सारी जगह पे विजिट कर रहे थे, ताकि उन्हें कन्विंस करें कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है और हम जो है इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज हमारा जो पैकेज है उसको रिलीज कर दो, हमें पैसा दे दो थोड़ा सा। पैसा नहीं मिला इमरान खान को कई महीनों तक। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद में एक महीने बाद $3 बिलियन मिल गए। बाकी मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। खैर, ये जो सारा कुछ मिलता है ये शर्तों पे मिलता है। पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम 50 शर्तें हैं, 11 और जोड़ दी गई हैं, 50 शर्तें आपको माननी ही पड़ेंगी।
एट द सेम टाइम आयरनी देखो आप कि पाकिस्तान में यूएसए के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट होते हैं कि भाई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, कई सारी कंपनीज हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे ये इनके पोस्टर्स को या कोको कोला को हटा देते हैं कि नहीं पियेंगे प्रोटेस्ट में, प्रो पैलेस्टाइन सपोर्ट। पर पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है ना तो जो दुकानें हैं वहां से कोको कोला हटेगी, ना वहां से मैकडोनल्ड्स के जो आउटलेट्स हैं वो हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि यही आईएमएफ जब लोन सैंक्शन करती है ना तो ये मेक श्योर करती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपके यहाँ अच्छे से ऑपरेट करें और आप उनको ऑपरेट करने की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराओ। ये आईएमएफ का प्रेशर होता है कि ये सारी अमेरिकन कंपनीज या फिर अमेरिकन के बाहर भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये चलेंगी ही चलेंगी। आयरनी ये है। सोचने की जरूरत अब पाकिस्तान की जनता को है, वो सोचे, विचार करे और बेटर डिसीजंस ले।